हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया उसके अंदर C3 साइकिल का किया था, या फिर कहें कि हम CO2 फिक्सेशन या डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन या CO2 फिक्सेशन के हमने 3 स्टेप्स बताए: C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM साइकिल। इसमें से जो फर्स्ट पार्ट था C3 साइकिल, उसका हमने डिस्कस किया। और उसके अंदर जो C3 साइकिल है, इस C3 साइकिल के अंदर हमने ये कहा था कि एक मॉलिक्यूल है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। राइबोलोज बाइफॉस्फेट CO2 को एक्सेप्ट करता है, इस CO2, और ये कन्वर्ट हो जाता है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। देखिए, C3 साइकिल के अंदर रिएक्शन क्या थी? राइबोलोज बाइफॉस्फेट CO2 को एक्सेप्ट करता है, 3PGA में कन्वर्ट होता है। 12 मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल्स यहाँ बने। 12 मॉलिक्यूल से आगे रिएक्शन करते हैं और उसके बाद 12 मॉलिक्यूल से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बन रहे थे। उसके बाद में 3PGAL के बन रहे थे, या फिर कहें कि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। देखिए, एक ग्लिसरिक एसिड है, एक ग्लिसरैल्डिहाइड था। एंड में जो हमें प्राप्त हुआ था वो 12 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के प्राप्त हुए थे, इस तरीके से। देखिए, ये तो ये जो 12 मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स जो है हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुए। ये जो 12 मॉलिक्यूल्स है, इनसे हमें मेनली 2 रिएक्शन होती हैं आगे। एक रिएक्शन में तो ये मॉलिक्यूल बनता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, फिर से बन जाता है, साइक्लिक फॉर्म हो जाएगी। दूसरे जो मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उनमें से हमें ग्लाइकोलाइटिक रिवर्जन की प्रोसेस के द्वारा हमें ग्लूकोज या स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम बात करें, हम ये कहें कि 12 मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी आगे रिएक्शन क्या होती है, जो हमने एक साइक्लिक फॉर्म में ये शो किया था कि ये वापस राइबोलोज बाइफॉस्फेट में और किस तरीके से स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, यहां पर हमने 12 मॉलिक्यूल थे। इन 12 मॉलिक्यूल्स के 2 ग्रुप बनाए, नहीं, इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो ये ग्रुप हुआ 3PGAL, जो है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स अलग हुए। 12 में से 2 मॉलिक्यूल्स सेपरेट हुए। इनमें से अब इसके बाद हमारे पास 3PGAL जो है, इसके 10 मॉलिक्यूल्स ये बच गए। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है, देखिए एक बार इसको देखते हैं, फिर इसकी रिएक्शन को बाद में करते हैं। 3PGAL के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्लाइकोलाइटिक रिवर्जन की प्रक्रिया करें, प्रोसेस करते हैं। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्जन की प्रोसेस के थ्रू ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर के सुक्रोज में, सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को अभी करेंगे कि ये पार्ट। इससे पहले अब हम ये देखते हैं कि ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट है, फिर से कैसे बन गया। तो इसके लिए हमने ये कहा कि ये 10 मॉलिक्यूल है। देखिए, एक मॉलिक्यूल में कार्बन है, वो 3 कार्बन है, तो 10 मॉलिक्यूल्स में कार्बन हुए 30 कार्बन यहां पर। तो ये जो है, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, इसीलिए हम बात करेंगे 10 मॉलिक्यूल में 30 कार्बन। अब ये जो है, ये 10 मॉलिक्यूल्स भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए। फर्स्ट ग्रुप में 3PGAL के 4 मॉलिक्यूल, सेकेंड ग्रुप में 3PGAL के 6 मॉलिक्यूल। देखिए, इसके अंदर हम बात करें तो ये 4 मॉलिक्यूल अलग हो गए इस 10 में से, और 6 मॉलिक्यूल अलग हो गए। ये जो 6 मॉलिक्यूल हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप बनाया, 2 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप बनाया, और 2 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप बनाया। यानी जो हमारे पास ये 6 मॉलिक्यूल थे, ये 2 मॉलिक्यूल्स के 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक तो ये हुआ 3PGAL, 3PGAL, 3PGAL के 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, टोटली 6 हो गए।
इधर से ये जो 4 मॉलिक्यूल्स है, अब इनको देखिए, ये जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 4 मॉलिक्यूल डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम, देखिए 4 मॉलिक्यूल्स ये हैं 3PgAl के, ये 4 मॉलिक्यूल्स डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके बाद डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स भी 2 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप बना रहे हैं, अगले 2 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप बना रहे हैं। देखिए अब तक जितने भी जो मॉलिक्यूल हैं, इनमें भी एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन का है, ये सभी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, ये सभी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है। इस तरीके से सभी मॉलिक्यूल्स में कार्बन है वो 3 है। अब इसके बाद देखिए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स एक साइड एंड अदर जो 2 मॉलिक्यूल्स है उनका अदर ग्रुप में बन गया है, दूसरा ग्रुप है वो बन चुका है। अब देखिए इधर कि इसमें से जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स, और इधर जो ये हमने 3 ग्रुप बनाए थे, इनमें से फर्स्ट ग्रुप यूज में आया कि ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। तो इधर से ये फर्स्ट ग्रुप है और ये 3 कार्बन इसके और 3 कार्बन इसके। देखिए एक मॉलिक्यूल है उसमें 3 कार्बन है, इधर के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, दोनों मॉलिक्यूल अटैच हो गए। अटैच होने पर एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना और वो बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। अब इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल बन गए और ये है 6 कार्बन का। देखिए एक बार इसको, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, 3PgAl 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, दोनों अटैच होते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट का बनाते हैं जिसमें 6 कार्बन है। इसके 2 मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे तो यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ही बन जाएंगे, ये हो गए हैं। इसके बाद फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहां पर फॉस्फेरिक एसिड बन जाता है, यानी इस समय जो है H3PO एक फॉस्फेट हट गया फॉस्फेरिक एसिड के रूप में। देखिए इस रिएक्शन में कहीं पर भी एटीपी नहीं बनेगा, फॉस्फेट यहां से हटेगा, लेकिन ये जो फॉस्फेट हटेगा ये फॉस्फेट हमेशा फॉस्फेरिक एसिड की फॉर्म में ही हटेगा। अब इसके बाद देखिए कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जैसे फॉस्फेट हटता है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट यहाँ से हट चुका है, इसीलिए एक फॉस्फेट बचेगा, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर भी वही 6 कार्बन है। अब इधर से देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल, इधर से जो ये सेकंड ग्रुप बना था 3PgAl का, इससे रिएक्शन करेगा ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देखिए यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल है उसमें 6 कार्बन, और यदि इधर बात करें तो इसमें 3 कार्बन, टोटली हो गए 9 कार्बन। देखिए थोड़ा सा समझ में इसको कि यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन है, तो दोनों के अटैच होने पर एक मॉलिक्यूल बन जाएगा 6 कार्बन इसके और 3 कार्बन इसके, कितने हो गए टोटली 9 कार्बन। अब देखिए ये जो 9 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना ये तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है,
तुरंत कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, और एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन 5 और एक में 4 कार्बन हो जाते हैं। ये एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन और एक में 4, तो हो गए 9 कार्बन। इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूल ऐसे 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वह है जाइलुलोज 5th फॉस्फेट, इसमें 5 कार्बन। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इसमें 4 कार्बन। ये दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। इसके 2 मॉलिक्यूल्स से रिएक्शन करेंगे, इसीलिए इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और इसके भी 2 मॉलिक्यूल। देखिए इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो एक मॉलिक्यूल ये बनेगा, एक मॉलिक्यूल ये बनेगा। इसके बाद इसका सेकंड मॉलिक्यूल इसके सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो इसका भी सेकंड और इसका भी, तो इसीलिए 2 मॉलिक्यूल जाइलुलोज 5th फॉस्फेट के, देखिए ये बन गए जाइलुलोज 5th फॉस्फेट की। और इधर से यदि हम बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स ही इसके बाद। अब इधर से देखिए जो ये 4 कार्बन का इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हमारे जो यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स जो बचे हुए थे इनसे रिएक्शन करेगा। देखिए इधर 3 कार्बन और इधर 4 कार्बन, तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसमें 7 कार्बन होते हैं, कि एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, 4 कार्बन इधर से 3 कार्बन इधर से, तो इसका मतलब 7 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है, वो है सूडो हेप्टोसेलुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मेशन सूडो हेप्टोसेलुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके एक सूडो हेप्टोसेलुलोज का एक मॉलिक्यूल बनाता है। इसका सेकंड मॉलिक्यूल इसके सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो इसका सूडो हेप्टोसेलुलोज के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। इसमें कार्बन की बात करें तो 7 कार्बन होंगे इसे। इसके बाद ये फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा एक फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिलीज कर देगा, और वो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फेरिक एसिड के रूप में यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें तो ये हो गया H3PO4, फॉस्फेरिक एसिड के रूप में हट गया। अब यहाँ पर देखिए सूडो हेप्टोसेलुलोज 7 फॉस्फेट बचता है, ये बच जाता है, फॉस्फेट हट गया, 1,7 डाइफॉस्फेट है। 1,7 डाइफॉस्फेट की जगह यदि हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल, अब ये सूडो हेप्टोसेलुलोज के जो 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये 2 मॉलिक्यूल ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा, यहाँ पर देखिए ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम इन्वॉल्व हुआ। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर 7 कार्बन है। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स जो बचे हुए थे, यानी 6 मॉलिक्यूल्स में से जो 2 मॉलिक्यूल्स बचे हुए थे, इन 2 मॉलिक्यूल्स से ये मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। अब देखिए इसमें 3 कार्बन और इसकी बात करें तो इसमें 7 कार्बन, तो इनसे एक ऐसा मॉलिक्यूल है वो बनता है जहां पर 10 कार्बन होंगे। देखिए 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ये है और 7 कार्बन का ये है, तो एक 10 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहां पर हम कहेंगे जो 10 कार्बन का मॉलिक्यूल बना 3 + 7, ये 10 कार्बन का मॉलिक्यूल्स अब टूट जाता है 5 कार्बन के मॉलिक्यूल और 5 कार्बन के मॉलिक्यूल। तो हम ये कहें सूडो हेप्टोसेलुलोज 7 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल 3PgL के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, जिससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनमें 5 कार्बन है। अब 2 मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? एक तो बनता है राइबोज 5th फॉस्फेट और सेकंड बनता है जाइलुलोज 5th फॉस्फेट। इसमें 5 कार्बन और इसमें भी 5 कार्बन है। इसके बाद सूडो हेप्टोसेलुलोज 7 फॉस्फेट का सेकंड मॉलिक्यूल 3PgL के सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, इसका सेकंड मॉलिक्यूल और इसका सेकंड मॉलिक्यूल बनाएगा। इसका मतलब हमारे पास अब जो मॉलिक्यूल जो मिल रहे हैं वो राइबुलोज 5th फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल,
जाइलुलोज फिफ्थ फॉस्फेट के भी 2 मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त हो। अब देखिए इधर इसमें 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। अब यहां पर राइबोज फिफ्थ फॉस्फेट जो है ये आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा राइबोज फिफ्थ फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। राइबुलोज फिफ्थ फॉस्फेट में देखिए ये इसमें कन्वर्ट हो गया। राइबुलोज फिफ्थ फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया है राइबोज फिफ्थ फॉस्फेट। राइबोज फिफ्थ फॉस्फेट राइबुलोज फिफ्थ फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। इसके 2 मॉलिक्यूल है, इसके भी और इसमें भी 5 कार्बन है। इसको हम राइबुलोज मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं। इसी मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं कि राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। इसमें 5 कार्बन है, इसको ये भी कहते हैं। इसके बाद देखिए जाइलुलोज फिफ्थ फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल तो यहां और 2 मॉलिक्यूल्स यहां पहले बने थे। इसका मतलब जाइलुलोज फिफ्थ फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल हो गए हैं। देखिए जाइलुलोज फिफ्थ फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, जाइलुलोज फिफ्थ फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब जाइलुलोज फिफ्थ फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं राइबुलोज फिफ्थ फॉस्फेट में। देखिए राइबुलोज फिफ्थ फॉस्फेट में यानी राइबुलोज मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें भी 5 कार्बन। तो यहां पर देखिए 2 मॉलिक्यूल ये 2 मॉलिक्यूल ये, इसका मतलब 4 मॉलिक्यूल राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के बनेंगे। तो राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स तो यहां पर बने और 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर बने। इसका मतलब राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल हुए, यानी राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल बन गए हमारे पास, जो हमारे C3 साइकिल में सबसे पहले काम में आए थे कि राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल एटीपी के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके राइबुलोज बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो ये राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल बने, 2 इधर से और 4 इधर से। ये एटीपी के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे और लास्ट में राइबुलोज बाइफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसी को कहते हैं राइबुलोज बाइफॉस्फेट का रीजर्नेशन, यानी रीजर्नेशन ऑफ राइबुलोज बाइफॉस्फेट। और ये राइबुलोज बाइफॉस्फेट फिर से उसी प्रकार से CO2 को एक्सेप्ट करेगा और C3 साइकिल की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस के अंदर हमने राइबुलोज बाइफॉस्फेट है वो कैसे रीजनरेट हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ वापिस, इस प्रोसेस को हमने शो किया कि इसके 3PGL के जो 10 मॉलिक्यूल होते हैं वो 10 मॉलिक्यूल जिसमें 30 कार्बन होते हैं, इसमें देखिए एक में 5 है तो 6 मॉलिक्यूल हो गए तो 30 कार्बन हो गए। ये इस तरीके से रिएक्शन की प्रोसेस करेंगे और फिर लास्ट में राइबुलोज बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे जो C3 साइकिल की प्रोसेस करेगा। अब हमारे पास इसका एक सेकंड स्टेप और बचा और सेकंड स्टेप ये बच गया कि ये ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन क्या होगा, ये प्रोसेस, और कैसे ग्लूकोज सुक्रोज और स्टार्च बनता है। इन ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन की जो प्रोसेस है अब हम इसको देखते हैं। देखिए ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन की प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के ठीक अपोजिट है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर देखिए मैं बता देता हूं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी, एसिटाइल को एंजाइम ए की फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी और इसके बाद हम बात करें क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी उस प्रोसेस के ठीक अपोजिट है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो 3PGAL में कन्वर्ट होता है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इसमें और ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन में ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो अब ये कैसे कन्वर्ट होता है इसको देखते हैं हम। देखिए जो ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन की जो प्रोसेस है
इसको देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसकी बात करें तो देखिए ये 12 मॉलिक्यूल 3PgAl के थे, इनमें से 6 मॉलिक्यूल ने अलग से रिएक्शन की और इसके बाद राइबोलोज बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन किया, जो रिएक्शन अभी कंप्लीट की है। इसके बाद इधर से जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके 3PgAl के, ये कैसे ग्लूकोज या सुक्रोज या स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं और इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन। तो यहां पर देखिए ये जो है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन, इस पार्ट को हमें देखना है। देखिए ग्लूकोज से, देखिए मैं एक बार पहले बोल रहा हूं, ग्लूकोज से यहां पर 3PgAl बनने की, यानी ये प्रोसेस को हम उल्टा कर दें इस तरीके से, इसको इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, अपोजिट करते हैं, तब ग्लूकोज से 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखिए इसमें 3 कार्बन है इस मॉलिक्यूल में, और ग्लूकोज के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 6 कार्बन होते हैं। तो जैसे ये ब्रेक डाउन होगा तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कहें ग्लूकोज से 3PgAl बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये प्रोसेस हो रही है ग्लाइकोलाइसिस से ठीक अपोजिट। और ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो हमारे रेस्पिरेशन के टॉपिक में आएगी, जो नेक्स्ट लेसन है, तो उसी के अंदर आ जाएगी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए ग्लाइकोलाइसिस से अपोजिट होने के कारण इसे दिया ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन, अपोजिट होगा। अब ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, तो कैसे होता है, 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, इसमें से एक मॉलिक्यूल जो रहता है यानी 1 मॉलिक्यूल ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए 3PgAl इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों यदि हम बात करें तो ये इसका एक मॉलिक्यूल, तो 3PgAl का जो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स थे उनमें से 1 मॉलिक्यूल से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ एंड सेकंड मॉलिक्यूल 3PgAl में ही है। ऐसा कैसा है, कोई चेंज नहीं हुआ इसका। अब इनका एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, देखिए इसमें कार्बन 3 इसमें कार्बन 3 है, ये 3 कार्बन के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाएंगे, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल अब बाइंड होते हैं। बाइंड होंगे तो बाइंड होने पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहां पर एक मॉलिक्यूल, यहां पर भी एक मॉलिक्यूल, यहां 3 कार्बन इधर 3 कार्बन, तो ये 6 कार्बन का बनता है फ्रक्टोज 6 कार्बन का। इसका अलग ये 1 मॉलिक्यूल्स, ये 1 मॉलिक्यूल्स मिलकर के 1 मॉलिक्यूल्स ही फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके बाद फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा इसका एक फॉस्फेट हट जाता है फॉस्फेरिक एसिड के रूप में। देखिए जहां फॉस्फेट हटता है ग्लाइकोलाइसिस में वहां फॉस्फेट जुड़ेगा, अपोजिट चलेंगे सारी रिएक्शन। तो यहां पर देखिए ये कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का है ये भी 1 मॉलिक्यूल। इसके बाद आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इसमें कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम में की प्रेजेंस में, इसमें भी वही 6 कार्बन है। फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका फॉस्फेट भी हट जाता है, ये भी सेपरेट हुआ और अब ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। तो हम ये कहें कि 1 मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज का, 1 मॉलिक्यूल जो है वो फ्रक्टोज का आपस में बाइंड होंगे
और बाइंड होकर के सुक्रोज के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम ये कहीं सुक्रोज के 1 मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल एंड फ्रक्टोज का 1 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करके सुक्रोज के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। और सुक्रोज जो है, अब ये सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और प्लांट में ये स्टोरेज फूड है, स्टोरेज फूड इन प्लांट में स्टोरेज फूड के रूप में जो रहता है वो स्टार्च रहता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि प्लांट में स्टोरेज फूड के रूप में क्या रहता है, स्टार्च। और यदि हम बात करें ह्यूमन बीइंग की या एनिमल्स की बात करें तो ग्लाइकोजन होता है, कि एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, जो स्टोरेज फूड के रूप में होता है। तो इस तरीके से देखिए, हमने जो 12 मॉलिक्यूल्स थे, इन 12 मॉलिक्यूल्स से हमारे पास स्टोरेज फूड भी प्लांट के पास बना और वापिस ये भी बन गया। तो इस प्रकार से एक साइक्लिक फॉर्म में रिएक्शन हुई थी और साथ में ये मटेरियल जो है ये एक्स्ट्रा बन गया था। इस मटेरियल के लिए यदि हम बात करें तो प्लांट ने CO2 को यूज में लिया, H2O को यूज में लिया और सनलाइट को यूज में लिया, और ये प्रोसेस बनाई क्लोरोप्लास्ट ने कि ये जो है ये ग्लूकोज या सुक्रोज है या स्टार्च, इसका फॉर्मेशन जो हम बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो गया। तो ये हमारा एक पार्ट था जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि C3 साइकिल का। अब हमारे पास C4 और CM साइकिल और बच गए, जो डार्क रिएक्शन या फिर कहें कि हमें जो CO2 फिक्सेशन का पार्ट ये। तो अब दोनों पार्ट और हैं।